भारत रत्न से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। जी हां, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न पर लाल कृष्ण आडवाणी का पहला बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं सम्मान से भारत रत्न स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ मेरा नहीं, उन विचारों सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका जीवन भर मैंने पालन किया है। ये लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आभार जताया गया है। साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया है कि मैं सम्मान से भारत रत्न स्वीकार करता हूं और यह सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है बल्कि उन तमाम विचारों सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका जीवन भर मैंने पालन किया। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आडवाणी जी ने राष्ट्र सेवा में जीवन खपा दिया। सेवा को राष्ट्र कभी भूलता नहीं है। आडवाणी जी का योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं। उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर भी देश की सेवा की, तो लंबे समय तक सांसद के तौर पर देश के विकास में उनका योगदान बेहद अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। आज सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर भारत रत्न दिए जाने के फैसले की जानकारी दी और बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रथ यात्रा के जरिए उन्होंने राष्ट्रवाद की देश में अलख जगाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे सबके प्रिय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दादा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सेवाओं के लिए। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना? जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है।
तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का फैसला लिया गया है। एक लंबा राजनीतिक सफर लाल कृष्ण आडवाणी का रहा। 1942 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उसके बाद तीन बार वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उप प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। गृह मंत्री रहे देश के। और अब भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को दादा को इतना बड़ा सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है। और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश है। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। तो ये मेरे आदर्शों और मेरे सिद्धांतों को दिया गया सम्मान है, ये कहा है अपने स्टेटमेंट में लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ठाणे से अहम खबर। ठाणे के पुलिस थाना गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज दरअसल सामने आ गया है। वीडियो में बीजेपी विधायक फायरिंग करते दिख रहे हैं। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की बीजेपी के विधायक ने। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे गोलीकांड के बाद कल्याण ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं गणपत गायकवाड़, जो कि इस सीसीटीवी फुटेज में भी गोली चलाते नजर आ रहे हैं शिंदे गुट के नेता पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। उल्लासनगर के थाने में फायरिंग का यह पूरा मामला महाराष्ट्र में इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है इस गोलीकांड की। वो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये देखिए थाने के अंदर किस तरह से फायरिंग की गई। यहां पर मामले के निपटारे के लिए दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ मुंबई का रुख करते हैं। राजीव, अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? बीजेपी विधायक तो गिरफ्तार हो ही गए। बिल्कुल, देखिए गणपत गायकवाड़ और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि केबिन के अंदर ही ये पूरी घटना हुई है। और जब घटना हुई उसी वक्त जो ड्यूटी पर मौजूद तमाम पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने गणपत गायकवाड़ को अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद में उनके पास जो मौजूद वेपन था उसे भी उन्होंने सीज किया। और सुबह जब तक FIR हुई उसके बाद उनकी ऑफिशियली गिरफ्तारी दिखाई गई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक कोर्ट में पेशी को लेकर अपडेट नहीं आया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल ये जो दोनों नेता हैं दोनों उसी स्थानीय इलाके में रहने वाले हैं, कल्याण उल्लासनगर के, और दोनों का खासा रसूख है। एक विधायक है, एक जिला प्रमुख है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं। एक बीजेपी से आते हैं जो कि विधायक है, दूसरे जिला प्रमुख हैं जो कि बिल्कुल। और दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किस तरह से झड़प पहले शुरू होती है विवाद के बाद और उसके बाद धड़ाधड़ फायरिंग की जाती है बीजेपी विधायक गायकवाड़ की तरफ से। और अब बीजेपी विधायक को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और सीसीटीवी फुटेज ये पूरे गोलीकांड का एक बहुत अहम सबूत है जो कि पुलिस के पास है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने को लेकर सियासी घमासान मची हुई है। नोटिस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल से ही नोटिस रिसीव करवाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि क्राइम ब्रांच सबूत लेने पहुंची है लेकिन नौटंकी की जा रही है। अगर नोटिस सर्व करना है तो वो मुख्यमंत्री के आवास पर जो तमाम स्टाफ उनका मौजूद है उसे दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। विवेक शर्मा का जल्दी से रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं
इस वक्त अरविंद केजरीवाल की आवाज से। विवेक, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और क्या अभी भी क्राइम ब्रांच के अफसर मौजूद हैं वहां? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के घर से अब क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जिस गाड़ी में आए थे उसमें बैठकर वापस वो निकल चुके हैं। तकरीबन 5 घंटे का इंतजार किया गया, लेकिन नोटिस जो है बताया जा रहा है रिसीव नहीं किया गया। ये कहा गया था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके ऑफिस में नोटिस को दे दिया जाए, वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ कहना था कि वो लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चाहती थी कि खुद अरविंद केजरीवाल उस नोटिस को रिसीव करें, क्योंकि वो कुछ बातें करना चाहते थे। यानी कि बातें ये थी कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल और साथी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर लगाया है उसका आधार क्या है, क्या सबूत है। अगर कोई सबूत है तो वो क्राइम ब्रांच को दिए जाएं, जिसके आधार पर आगे की जांच जो है वो की जाए। आज सुबह तकरीबन 10:10 के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसी आवास पर पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने पहले सिक्योरिटी से बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए आए हैं। इंक्वायरी नोटिस था और वो जानना चाहते थे कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सबूत क्या है, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाया गया था। आरोप ये था कि 7 विधायकों को 25 करोड़ देने की बात जो है वो की गई है। खरीद फरोख्त का आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही थी और ये कह रही थी कि लगातार विधायकों को लालच दिया जा रहा है। और ये भी कहा गया था आरक्षी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि पुख्ता सबूत है और समय आने पर वो दिखाए जाएंगे। इसी को लेकर आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहाँ पहुंची थी, क्योंकि 30 तारीख को दिल्ली बीजेपी के नेता, यहाँ बात की जाए वीरेंद्र सचदेवा, रमेश बिदूड़ी, परवेश वर्मा और मनोज तिवारी, ये सभी मिलकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास 30 तारीख को गए थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दी थी और कहा था कि जो गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है उसकी जांच की जाए। और इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए इंक्वायरी नोटिस देने के लिए आज भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। ठीक यहाँ पर खड़े होकर क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना है इंक्वायरी और हम उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली पुलिस के जो एसीपी थे उनके बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि कौन सा कानून कहता है कि नोटिस सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया जाए। आप उनके ऑफिस में भी नोटिस दे सकते हैं। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो कि मौजूद है वो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। बिना नोटिस दिए क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर से वापस लौट गई है, क्योंकि इससे पहले यह महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी कि क्राइम ब्रांच की टीम ने यह तय किया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते नोटिस सर्व उनको नहीं किया जाता, यानी उनके हाथ में नोटिस नहीं थमाया जाता और उनसे रिसीविंग नहीं ली जाती, तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे बीतने के बाद, 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां से रवाना हो गई है बिना नोटिस दिए। विवेक, इस सवाल का जवाब क्या है जो कि बार बार सवाल उठाता है पुलिस के रवैये पर भी? आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इससे पहले ऐसा कब हुआ कि मुख्यमंत्री खुद मौजूद हो तभी उन्हें कोई नोटिस सर्व किया जाएगा? वहां पर उनका स्टाफ मौजूद था, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब क्या है दिल्ली पुलिस के पास? देखिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह कहना था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर नोटिस था और वो उन्हीं को नोटिस देने के लिए आए थे। उनके ऑफिस में नोटिस देने की बात की जा रही थी कि वहां पे नोटिस दे दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कहा था कि वो खुद अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत का मतलब ये था कि वो बोलना चाहते हैं कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल द्वारा बीजेपी के ऊपर लगाया गया है उसके कुछ सबूत हैं, तो वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को दिए जाए, जिसके आधार पर वो आगे की मामले की जाँच करे। तो साफ है कि वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद नोटिस दें और वो बताएं भी कि अगर कोई सबूत है तो वो नोटिस के अंदर यही लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर आज क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे पहुंची थी। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को भी अरविंद केजरीवाल कहां थे? पहुंची थी, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने आवास में मौजूद थे। सूत्रों का ये कहना है उन्होंने खुद सामने आकर नोटिस क्यों नहीं रिसीव किया?
देखिए, बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने आवास में ही है। पर यहाँ पर जो उनके प्रवक्ता पहुंचे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस से कई सवाल किए थे। उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री खुद रिसीव नोटिस क्यों करेंगे, ऐसे कौन से कानून में ये लिखा है वो उन्हें दिखाए। यानी कि साफ है कि वो कह रहे थे कि ऑफिस के अंदर नोटिस रिसीव करा लिया जाए और वहां पर जो ऑफिस में बैठे अधिकारी हैं वो नोटिस को रिसीव कर लेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर साफ, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो यहाँ पे आए थे, उनका कहना था कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही बात है। सुबह 10:15 बजे टीम आई और 3:15 बजे 5 घंटे के इंतजार के बाद निकल गई बिना नोटिस सर्व किए, क्योंकि इसी मामले पर पेच फंसा रहा कि क्राइम ब्रांच की टीम यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री को ही नोटिस सर्व किया जाएगा, उन्हीं से रिसीविंग ली जाएगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं थे। कहा यह जा रहा था कि जो उनका स्टाफ है वो रिसीव कर ले और रिसीविंग दे दे। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम तैयार नहीं हुई। अब केजरीवाल को नोटिस पर सियासत तेज होती हम देख रहे हैं। नोटिस पर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह का बयान आया, नौटंकी करना चाहती है क्राइम ब्रांच, यह कहा गया। आप मुख्यमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं, यह सवाल पूछा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो जिस वक्त केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी और क्राइम ब्रांच के बीच नोकझोंक भी हुई। आप भी सुनिए। कैमरे पर you have to explain. आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। और इस बीच इसी मामले से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम के नोटिस को लेकर एक बड़ी अपडेट है। सीएम आवास पर पुलिस ने नोटिस दे दिया है, ये जानकारी देखिए अब मिल रही है। जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है, जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दे दिया है सीएम आवास पर। यानी जो क्राइम ब्रांच की टीम चाहती थी वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने की बात की जा रही थी, उन्हीं से रिसीविंग लेने की बात की जा रही थी। लेकिन 5 घंटे के इंतजार के बाद भी यह मुमकिन नहीं हो पाया। और अब जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये कि सीएम आवास पर पुलिस ने नोटिस दे दिया है। स्टाफ को नोटिस रिसीव करवाकर टीम चली गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, 5 घंटे तक पेच फंसा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस रिसीव नहीं किया, स्टाफ को नोटिस दे दिया गया है। अब ये जानकारी मिल रही है, कुछ और डिटेल है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 5 बजे से जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम एसीपी के नेतृत्व में केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। उनको नोटिस सर्व करने के लिए टीम चाहती थी कि केजरीवाल खुद इस नोटिस को रिसीव करें, लेकिन केजरीवाल बाहर नहीं निकले। और उसके बाद 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके आवास के बाहर डटी रही। और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर जो उनका स्टाफ मौजूद था उसको रिसीव कराने के बाद नोटिस अब यहाँ से निकल चुकी है। हालांकि कब उनको बुलाया जाएगा, कब उनसे पूछताछ होगी इस मैटर पर, इसमें अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि कल सुबह 10 बजे आतिश के घर भी अगर वो जयपुर से वापस लौट जाती हैं तो क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर भी पहुंचेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जितेंद्र ने एक और नई जानकारी हमें दी है एमएलए खरीद फरोख्त मामले पर कि
आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है और अगर वो लौट आती हैं तो सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर भी पहुंचेगी और उनको भी नोटिस दिया जाएगा। ये एक और अहम अपडेट उन्होंने दी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, एमएलए खरीद फरोख्त मामले पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं। अब देश और पुलिस के सामने सबूत सामने रखें केजरीवाल की पोल अब खुलने वाली है। पहले भी झूठे आरोप लगा चुके हैं केजरीवाल, ये कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, अब खबर देश की सुरक्षा और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से जुड़ी। समुद्र में चौकसी बढ़ाने के लिए आईएनएस संधायक नौसेना में शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम में हुई आईएनएस संधायक की कमीशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और हमारे इरादे पक्के हैं। तो आईएनएस संधायक का आज आंध्र प्रदेश में उसकी कमीशनिंग की गई और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सर्वे शिप आईएनएस संधायक को कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। टेस्टिंग और ट्रायल सफल होने के बाद अब इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया है, जो खास तरह से काम करते हुए दुश्मन पर भी नजर रखेगा। आईएनएस संधायक में एक बोफोर्स 40 mm की गन लगी हुई है। इसमें एक चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इसकी बीम 42 फीट ऊंची है। यह हिंद महासागर में होने वाली दुश्मन की जासूसी के खिलाफ भी काफी मददगार साबित होगा और जासूस ड्रैगन को भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर ये भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का भी परिचायक बनेगा आईएनएस संधायक। और अहम खबर और बता दें आपको, आईएनएस संधायक के कमीशन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं, ये न्यू इंडिया का संकल्प है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर हैं। और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रही अनेक घटनाएं इस बात की उदाहरण हैं कि किस प्रकार हमारी नौसेना बेहद मजबूती के साथ न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रही है बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा उसी तत्परता के साथ कर रही है। साथियों, हमारी इसी इंटेंशन का ही यह प्रभाव है, हमारी इसी नीयत का ही यह प्रभाव है कि हम अपनी बढ़ती शक्ति के साथ साथ सिर्फ इस क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अराजकता को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो हमारे इरादे पक्के हैं, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अब आपको दिखाते हैं आईएनएस संधायक की ताकत। 2 डीजल इंजन से लैस ये शिप है। इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर की, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वजन 3,400 टन का, लंबाई 288 फीट से भी ज्यादा। शिप पर 18 अधिकारी और 160 नौ सैनिकों की तैनाती है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। पहली बार आवाज से होगी ड्रोन की पहचान। आईआईटी जम्मू ने बनाया ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। आवाज से ड्रोन की पहचान करने में यह सक्षम है। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। अब तक कैमरे से होती रही है ड्रोन की पहचान। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर
आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने के आए दिन प्रयास किए जाते हैं। पंजाब और जम्मू से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, जिसको बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट किया गया और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन आए दिन ड्रोन जो है बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बना हुआ है। लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए आईआईटी जम्मू की तरफ से पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम खास तौर पे साउंड को लेकर किया गया है। यानी कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों की तरफ से ड्रोन इस तरह भेजा जाता है तो सिर्फ ड्रोन की साउंड ही कैच कर ये पता कर सकती हैं कि इस इलाके में ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। और इसको इनोवेट किया गया है आईआईटी जम्मू की तरफ से प्रोफेसर करननाथ वानी की तरफ से। और तस्वीरों में हम आपको अब वो मशीन और वो इनोवेशन दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर ये भारतीय सेना या फिर बीएसएफ सुरक्षा बलों का ये हिस्सा बनता है तो किस तरीके से जो चुनौतियां ड्रोन वाली सुरक्षा एजेंसियों भारतीय सेना के सामने बनी हुई थी वो लगभग खत्म हो जाएगी। और देखिए अहम खबर है, आईआईटी जम्मू ने आर्मी को भेजा है प्रस्ताव, एंटी ड्रोन सिस्टम प्रस्ताव डीआरडीओ को भेजा गया है। जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम में बदलाव भी संभव है, मुमकिन है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। 1 साल में कम लागत में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये साउंड बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब तक ये पहली बार ही बनाया गया है और ये पहली बार ही आविष्कार हुआ है। इससे पहले कभी भी साउंड का यूज़ करके कभी भी ड्रोन के ऊपर डिटेक्शन नहीं किया गया पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो। और ऊपरी तौर पर ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखें जो अभी तक अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए हैं वो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, आप सभी को पता है इस वक्त ईडी की रिमांड में है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसे लेकर झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलटवार किया है। कांग्रेस और कांग्रेसियों का और कांग्रेसियों के हमदर्दों का हमेशा घोटालेबाज राजनीतिकों का संरक्षण देने का काम रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को यह जवाब झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का है। इतना ही नहीं, दीपक प्रकाश ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासियों को धोखा देने वाला तक करार दे दिया। कपिल सिब्बल अगर वो बात करते कानून की बात तो बात समझ में आती। बात कर रहे आदिवासी और मूलवासी की। मैं पूछना चाहता हूं कपिल सिब्बल को झारखंड को कितना जानते, कितने आदिवासियों के लिए कपिल सिब्बल ने काम किए हैं और आदिवासी समाज के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया है। एक भी आदिवासी परिवार को अगर लाभान्वित किया हो तो कपिल सिब्बल जाकर के उस परिवार से जाकर के मिले। कपिल सिब्बल इस प्रकार के अनाप शनाप बयान करके सामाजिक समरसता का तोड़ने का काम कपिल सिब्बल न करे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल के सोशल मीडिया शो में दिए इंटरव्यू में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया है कि उनकी सरकार 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सफल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 4 साल का दौर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। ये यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को विकास की ओर जो रास्ता बना दिया है और उसी के लिए विपक्ष उसको तंग करते रहा, परेशान करते रहा। उधर रांची से हैदराबाद पहुंचे झारखंड के महागठबंधन के विधायकों को लियोनिया रिजॉर्ट्स के ओबिज ब्लॉक में रखा गया है। रिजॉर्ट में मौजूद दूसरे मेहमानों को ओबिज ब्लॉक के पास जाने की इजाजत नहीं है।